इनफर्टिलिटी क्या है, क्या इनफर्टिलिटी खाली फीमेल की प्रॉब्लम है। टॉपिक आईवीएफ माने टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या आईवीएफ ही सारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? हम लोगों को इनफर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपी कब कराने की ज़रूरत पड़ती है? क्या इनफर्टिलिटी में आईयूआई कब कराने की ज़रूरत पड़ती है? क्या इनफर्टिलिटी में लाइफस्टाइल और डाइट का कितना महत्व? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं रजत की बात सपना के साथ। ये हम लोग एक इनफर्टिलिटी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लगभग 8 से 10 वीडियो की सीरीज़ होगी जिसमें इनफर्टिलिटी माने निसंतानता के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चर्चा चालू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, कृपा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे हो सपना आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, ये बताओ इनफर्टिलिटी निसंतानता का मतलब क्या होता है? एक जनरल पब्लिक के बारे में इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनफर्टिलिटी? यस, जैसे आपने कहा कि निसंतानता, मतलब जिसको बच्चा नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अभी और इसको विस्तार में समझे तो उसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इसका मतलब है कि शादी के बाद जब कपल्स अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। पर हम कब बोलेंगे कि वो कितना ट्राई कर रहे हैं और कब उनको इनफर्टिलिटी है? इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि अगर एक कोई यंग कपल है, हेल्दी कपल्स हैं, और अगर वो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब ट्राई कर रहे हैं 1 साल तक, तो 80% केसेस में प्रेगनेंसी रुक जाती है। और अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हम उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और जब पहली बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, क्योंकि उनका भी एक भी बच्चा नहीं है या एक भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है या कोई भी जात का अबॉर्शन नहीं हुआ है, उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मतलब है बिना कॉन्डम या बिना कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के यूज़ करे बिना। अच्छा, ये बताओ इनफर्टिलिटी क्या खाली एक फीमेल की प्रॉब्लम है, खाली लेडीज़ की प्रॉब्लम है, या उसमें जेंट्स का भी कुछ रोल रहता है? ये एक अवधारणा समाज में है और कई सालों से चली आ रही है कि बांझपन नाम से भी इसको बोला जाता है, और जो महिलाओं में एक सोशल स्टिग्मा की तरह है और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल और वातावरण चेंज हो रहा है, इनफर्टिलिटी मेल्स में भी देखने में आ रही है, आदमियों में भी देखने में आ रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आदमियों में ये अनडायग्नोस्ड रहती है। ये पता ही नहीं होता है क्योंकि हम स्त्रियों का ट्रीटमेंट ही करते रहते हैं और कई बार स्त्रियां ही ट्रीटमेंट कराने आती हैं। एज अ डॉक्टर हम हमेशा मेल्स को भी बुलाते हैं, एज अ कपल दोनों को बुलाते हैं, समझाते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कई सारी फैमिलीज़ में केवल स्त्रियां ही सामने आती है ट्रीटमेंट के लिए। 30 to 40% केस में फीमेल्स का कॉज होता है, 30 to 40% केस में मेल्स का कारण होता है, और अबाउट 20 to 30% केस में कंबाइंड या फिर अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज होता है इनफर्टिलिटी का। अच्छा, ये जो हमने बांझपन निसंतानतापन की बात की, उसके कारण क्या क्या होते हैं? जैसे स्त्रियों में क्या क्या कारण होते हैं, पुरुषों में क्या क्या कारण होते हैं? जी, तो सबसे पहले हम स्त्रियों की बात करते हैं। अब आजकल क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा आगे हो रही हैं, मैरिजेस लेट हो रही हैं, मैरिज होने के बाद भी बच्चा की जो प्लानिंग है वो लेट हो रही है कि नहीं अभी हमको फैमिली अभी प्लान नहीं करनी है। तो उस कारण से जो पहली बार प्रेगनेंसी रखने के लिए हमारे पास पेशेंट ही 30+ में आ रही हैं, फीमेल्स 30 इयर्स के बाद आ रही हैं या 35 इयर्स के बाद आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन अभी एक कारण देखने में आया है वो है लेट मैरिजेस एंड लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि उम्र के साथ रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ बताऊँगी, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये हम बात करते हैं, जब भी एक बच्ची पैदा होती है तो उसके पास, और जब उसको पीरियड्स चालू होते हैं, मेनार्की अटेंड करती है, तो उसके पास एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो हर साइकिल उनके मासिक का जो चक्र चालू रहता है उसके साथ वो एग्स, ओवेरियन रिजर्व उनकी कम होती जाती है। और 30 साल के बाद महिलाओं में ये जो अंडे का खजाना है या ओवेरियन रिजर्व है बहुत जल्दी कम होता है। तो सबसे मेजर इसका एक कारण है कि लेट मैरिजेस, लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी और अंडा कम होना, ओवेरियन रिजर्व की कमी। अगर हम लोग फीमेल की एनाटॉमी के बारे में समझे तो सपना आपको बराबर एक्सप्लेन करेगी। अभी ये जैसे हमारा फीमेल का यूट्रस का मॉडल है, इसमें यूट्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्रस के अंदर या तो फाइब्रॉइड हो सकता है, या फिर पॉलिप हो सकता है, या फिर एडिनोमायोसिस हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब एक साइड की नली बंद हो सकती है, नली के अंदर पानी भरा हुआ हो सकता है, यहाँ बंद हो सकती है, यहाँ बंद हो सकती है, मिड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, या फिर ओवरीज के अंदर अंडे ना बनना, अंडे ज़्यादा बनना, अंडे कम होना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी एक फीमेल एनाटॉमी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये बताओ सपना कि फर्टिलिटी क्या होती है, और नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए कि तीसरे कब से बीज बनना चालू होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, कौन से दिन पे फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये जनरल टर्म्स आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सबसे पहले प्रेगनेंसी रखने का जो प्रोसेस है वो हमको समझना है। जैसे अभी एक्सप्लेन करा गया बच्चेदानी, तो ये हमारी बच्चेदानी है। और प्रेगनेंसी रहने के लिए 3 प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ओव्यूलेशन, बीज का ओवरी से छूटना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं, 2 साइड की ओवरीज हैं। तो यहाँ ओवरी से हर महीने अंडा बनता है और अंडा छूटता है, और इसको हम स्त्री बीज छूटना या ओव्यूलेशन के नाम से समझते हैं। जब अंडा छूटता है तो जो नलियाँ होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो उसको अपने अंदर ले लेती हैं। फिम्ब्रियल एंड होते हैं यहाँ पे, जिसमें फाइबर्स होते हैं, फिम्ब्रिया होते हैं, सीलिया होता है, जो अंडे को अपने अंदर ले लेती है। और ये अंडे का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, 16 से 20 घंटे वो जीवित रह सकता है। उस टाइम में अगर इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, तो जो पार्टनर का स्पर्म है, मतलब जो सीमेन होता है, एक्चुअली उनका जो लिक्विड होता है, वो स्पर्म्स होते हैं, वो वेजाइना से असेंड करके दोनों फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं इंटरकोर्स के बाद। अगर उस समय फैलोपियन ट्यूब्स में स्पर्म को एग मिलता है, तो स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दोनों का मिलना। तो वो कहाँ पे मिल रहा है? फैलोपियन ट्यूब्स में मिल रहा है। और उसके बाद जो प्रेगनेंसी बनती है वो 48 to 72 आवर्स के बाद बच्चेदानी में आके चिपकती है। इसलिए बच्चा रहने के लिए अंडा छूटना, ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नली का खुला होना, अगर नली बंद है तो अंडा और बीज आपस में मिलेंगे ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ है टाइमिंग, जो आपने बोला कि कौन से दिनों में संबंध रखना है। फर्टिलिटी के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब अंडा छूटा है, और जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 16 से 20 घंटे ही उसका लाइफ स्पैन होता है, अगर उस समय के अंदर अगर इंटरकोर्स नहीं करा गया या अंडे को स्पर्म नहीं मिला, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म पैरामीटर भी नॉर्मल होना चाहिए, ओव्यूलेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, और बाद में जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में चिपक रही है उसके लिए बच्चेदानी बराबर होना चाहिए, जो हम और आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बताओ हमारी रूटीन प्रैक्टिस में हमको इनफर्टिलिटी का रेट कितना है, मतलब कितना ये कॉमन है इनफर्टिलिटी हमारे समाज में, लोगों में, जनरल पब्लिक में? ज़्यादा करके हम लोग ये पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल बातें करते हैं। ऐसा होता है कि 15 to 20%, मतलब 15% के अप्रॉक्सीमेटली इनफर्टिलिटी हमको देखने में मिलती है। मतलब 100 में से 15 कपल्स में हमको ये देखने में मिलेगी। अच्छा, क्या ऐसा है कि हर एक दंपत्ति, हर एक कपल की इनफर्टिलिटी का कारण सेम होता है, ट्रीटमेंट सेम होता है, या हर एक ट्रीटमेंट, हर एक केस अलग अलग होता है? बिल्कुल, हर एक केस एकदम अलग अलग होता है। और जैसे आपने एक सवाल भी मेरे से पूछा था कि क्या क्या कारण होते हैं, क्योंकि इतने सारे कारण होते हैं, इसलिए मैंने आपको एक बहुत कॉमन और आज की लाइफस्टाइल का सबसे कॉमन लेट मैरिजेस और लेट प्लानिंग, वो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया। इसके अलावा फीमेल फैक्टर्स की हम बात करते हैं और मेल फैक्टर्स की बात करते हैं। और तीसरा आपने बताया अनएक्सप्लेन्ड, कि जहाँ पे आदमी और औरत दोनों ही नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं ठहरता है। तो सबसे पहले महिलाओं में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम। इसलिए हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करा कि ओव्यूलेशन मतलब अंडा बनना और अंडा छूटना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई है। ओबेसिटी हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, हार्मोनल प्रोलैक्टिन लेवल्स की प्रॉब्लम्स हो गई, और सबसे कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो एक अपने आप में एक पीसीओएस अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और एक ओवेरियन रिजर्व कम होना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स में आ गई। दूसरे नंबर पे है फैलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम, कि नलियाँ बंद है, नली ब्लॉक है, नली में पानी भरा हुआ है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण नली में अंडा और बीज मिल नहीं पा रहे, और नलियों में प्रॉब्लम्स है, और शरीर में किसी को टीबी की असर है जिसकी वजह से नलियाँ डैमेज हो चुकी है। तो ये दूसरा कारण हो गया, फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम्स हो गई। यूट्राइन प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं, बच्चेदानी की तकलीफ, बच्चेदानी में सूजन है, बच्चेदानी में गांठें हैं, छोटी गांठ, बड़ी गांठ, मल्टीपल गांठ, बहुत सारी गांठें, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, कॉमनली हम इसको चॉकलेट सिस्ट के नाम से ज़्यादा जानते हैं, आम जनता इससे ज़्यादा समझती है। पानी की गांठें, जो बार बार बोलते हैं कि पानी की गांठ हो जाती है, वो ओवरीज में होती हैं। तो ये सब एंडोमेट्रियम, कभी कभी बच्चेदानी की चमड़ी नहीं बनना, बच्चेदानी की चमड़ी के अंदर मस्सा होना, पॉलिप्स होना, तो ऐसे कई सारे कारण हैं जो बच्चेदानी में हो सकते हैं। और एक लास्ट में कई बार सर्वाइकल फैक्टर्स भी होते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे पानी नहीं बन रहा है, या सर्वाइकल स्टीनोसिस है। ये कुछ रेयर कारण है, लेकिन दीज आर द मेजर फैक्टर्स जो फीमेल में देखने में आते हैं। इसके अलावा मेल्स में संबंध ना बना पाना, इम्पोर्टेंस, या फिर जल्दी स्खलन हो जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, या फिर काउंट्स कम होना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं।
कभी कभी मेल और फीमेल के अपेरेंट सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी हमको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है पेशेंट्स को, तो उसको हम लोग मेडिकल जार्गन में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, कि जिसमें हमको कारण नहीं मिलता है, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसका क्या करना होता है, कैसा करना होता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अगर किसी को एक ऑलरेडी आगे बच्चा रुक चुका है, तो दूसरी बार बच्चा अगर रुकने में उसको तकलीफ हो रही है, तो वो नॉर्मल है, डिफ़िकल्ट है, क्या है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में जी बात जी, कर रहे हैं। अभी हमने प्राइमरी इनफर्टिलिटी बात करी कि जिसको अभी तक एक बार भी बच्चा नहीं रुका है। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि आगे एक बच्चा है, फिर लाइक 3-4 ईयर्स तक कपल प्लान नहीं करते हैं, पहला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, और फिर जब वो प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको बच्चा नहीं रुक रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मतलब उनको एक बार प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, भले ही उनके पास कोई लाइव इशू नहीं हो, और अगर फिर भी प्रेगनेंसी अगर रुकी है तो भी हम इसको सेकेंडरी सब कंसेप्शन ही बोलते हैं, या सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो उसके टोटली कारण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ महिला की उम्र और 4 से 5 साल बढ़ रही है, तो वो अलग अलग लेवल्स पे उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा कारण, जैसे सपना ने बताया, फीमेल की बढ़ती हुई एज होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की। उसके अलावा कभी कभी फीमेल्स बीच में प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तो प्रेगनेंसी को या तो एमटीपी पिल लेके गिरा देते हैं, या फिर एबॉर्शन कराते हैं, तो उसके कारण इन्फेक्शन के कारण कभी कभी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, या फिर वो प्रेगनेंसी अगर आधी निकल जाती है तो अंदर उसको रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के बाद में इंट्रायूट्राइन पॉलिप बन जाता है, जिसके कारण भी भविष्य में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके कारण लेट एज में होने वाला एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, और आदमी और औरत दोनों में तकलीफ हो सकती है, और जब भी ट्रीटमेंट कराएं तो आदमी और औरत दोनों को साथ में आना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का मेंटल सपोर्ट भी करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, और दोनों का इलाज ज़रूरी है, दोनों की रिपोर्ट्स भी जरूरी है, Yes. दोनों का इलाज भी जरूरी है, और दोनों का ट्रीटमेंट में हाजिर होना भी जरूरी जरूरी है। है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल की एज, लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स से क्या क्या फ़र्क पड़ता है इनफर्टिलिटी में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। नमस्ते।